दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप। 3,04,000 करोड़ रुपए, यह रकम इतनी बड़ी है कि इससे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का पूरा सालाना बजट 3 बार निकाला जा सकता है, या फिर भारत के 20 से भी ज़्यादा राज्य की सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं साल भर तक मुफ्त चलाई जा सकती हैं। और यह जानते हैं कि असाधारण रिकॉर्ड तोड़ रकम कहां से आ रही है? जनता के किसी टैक्स से नहीं, बल्कि हमारे देश के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तिजोरी से। खबरें आ रही हैं कि आरबीआई भारत सरकार को अब तक का सबसे बड़ा लाभांश यानी डिविडेंड देने जा रहा है। अखबारों में डेडलाइन चमक रही है, शेयर बाजार झूम रहा है और दावा किया जा रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। लेकिन क्या जो दिखा रहा है वही सच है, या फिर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है? आज इस रील बनाम रियलिटी का सच जानेंगे। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें पर्दे के पीछे चल रही अकाउंटिंग जगलरी यानी आंकड़ों की हेराफेरी को समझना होगा। आप अक्सर खबरों में सुनते होंगे कि सरकार ने अपने राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट को कम करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इससे यह देखकर अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां भी खुश हो जाती हैं। लेकिन यह घाटा कम कैसे दिखाई देता है? जब आरबीआई से लाखों करोड़ रुपए का चेक सीधे सरकार के खाते में ट्रांसफ़र होता है तो इसे सरकार का नॉन टैक्स रेवेन्यू माना जाता है। इससे कागज़ों पर घाटा तुरंत कम हो जाता है, लेकिन जो चीज़ डेडलाइन में नहीं दिखाई जाती है और जो चीज़ हेडलाइन में नहीं दिखाई जाती है वो आरबीआई की इमरजेंसी गुल्लक का लगातार सिकुड़ना है, जिसे तकनीकी भाषा में कॉन्टीजेंट रिस्क बफर यानी सीआरबी कहते हैं। यह बफर कोई फालतू पड़ा हुआ पैसा नहीं है, बल्कि यह देश की वो सुरक्षा का ढाल है जो किसी वैश्विक वित्तीय संकट, बड़े बैंकिंग घोटाले या रुपए की अचानक भारी गिरावट के वक्त हमारे डिफेंस का काम करती है। केंद्रीय बैंक की यह स्वायत्तता और सुरक्षा दीवार को तोड़ने का यह विवाद कोई नया नहीं है। नोटबंदी के बाद जब भी सरकार का बजट दबाव में आया, आरबीआई के गुल्लक पर नज़रें टिकी रही। इसी खींचतान की वजह से पूर्व में आरबीआई के डिप्टी जनरल बिरल आचार्य और गवर्नर उर्जित पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बिरल आचार्य ने तब देश को चेतावनी दी थी कि जो सरकारें केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को कमज़ोर करती हैं वे देर सवेरे वित्तीय बाजार के गुस्से का शिकार बनती हैं और देश की आर्थिक व्यवस्था में आग लगा देती हैं। पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी इस पर एक बेहद सटीक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पर्याप्त रिजर्व रखे बिना केंद्रीय बैंक से इतना बड़ा फंड सरकार को ट्रांसफ़र करना वैसा ही है जो कोई किसान की अगली फसल के लिए बचाकर रखे गए बीज को खुद खा जाए। इससे आज की भूख तो मिट जाएगी, लेकिन अगले मौसम में बोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अब इस सिक्के का दूसरा पहलू यह भी देख लेते हैं, जो सरकार के पक्ष के लोग तर्क देते हैं। सरकारी अर्थशास्त्री का कहना है कि यह जो तिजोरी लूट की नहीं है, बल्कि आरबीआई की मजबूत बैलेंस शीट का नतीजा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत रिकॉर्ड 60% तक उछली है, जबकि आरबीआई के पास करीब 855 टन सोना रिजर्व में है, इसलिए उसकी संपत्ति की वैल्यू बढ़ गई है। इसके अलावा बैंकों का एनपीए भी 11% से घटकर अब 3% के नीचे आ गया है। दिखने में यह तर्क सही लगता है, लेकिन अर्थशास्त्र के नियम कहते हैं कि सोने का यह मुनाफा अनरियलाइज्ड गेन यानी सिर्फ कागजी मुनाफा है। जब तक आरबीआई उस सोने को बाज़ार में नहीं बेचेगा, तब तक यह पैसा
असल कैश नहीं है। तो सीधा सवाल यह है कि क्या यह काल्पनिक मुनाफे के आधार पर देश की असली तिजोरी से असली कैश का सरकार को बांट देना समझदारी है? अगर कल को वैश्विक मंदी आई या सोना गिरा तो इस खाली बफर को कौन भरेगा? सबसे बड़ा और कड़वा सवाल यह भी है कि एक दशक में आरबीआई का सरकार को दिया जाने वाला डिविडेंड फंड 5 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन क्या इसी अनुपात में इस देश को आम जनता की आय बढ़ी है? क्या इसी अनुपात में रोजगार बढ़े? ज़मीनी आंकड़े बताते हैं कि देश में रियल वेज ग्रोथ यानी आम आदमी की वास्तविक वेतन वृद्धि लगभग शून्य रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि महंगाई और तनख्वाह की रेस में महंगाई जीत गई, आम आदमी की कमाई हार गई। आज खाद्य महंगाई दर 8% के पार है और घरेलू कर्ज लगातार बढ़ रहा है। इसीलिए अगली बार जब आप टीवी पर चमचमाती हेडलाइन देखें कि आरबीआई ने सरकार को दिया रिकॉर्ड लाभांश, तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए कि इसकी कीमत भविष्य में कौन चुकाएगा। जब एक राष्ट्र लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा को शॉर्ट टर्म की राजनीतिक राहत देने के लिए दांव पर लगा देता है तो नुकसान किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का होता है। आपका इस बारे में